ओके बच्चों, पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमने ज्योमेट्रिक तक कंप्लीट कर लिया था, टॉटोमर्स एंड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, जिसमें सिस और ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म मतलब ग्रुप्स सेम साइड पे थे, ट्रांसफॉर्म मतलब ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे थे, है ना। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी नेक्स्ट 2 पार्ट अपने लास्ट बचे हुए, एक अभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस का बेसिक जो थियरी पार्ट है, ठीक है, इंटरमीडिएट्स एंड सबस्ट्रेट्स वगैरह, वो कर लेंगे आज, एंड देन विल डू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड बेंजीन एरोमेटिक वाला दैट पार्ट, एंड विल फिनिश इट ऑफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये काफी थियोरेटिकल है, इसको थोड़ा फटाफट कर लेंगे अपन। थियोरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। आपको टर्म्स इंपॉर्टेंट समझने हैं कि जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन से टर्म्स आने वाले हैं, एंड यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म सो दैट व्हेन आई राइट द केमिकल रिएक्शंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर। सबसे पहला टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो है सबस्ट्रेट। क्या है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। द रिएक्टेंट दैट प्रोवाइड्स कार्बन टू द न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, राइट। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो जो अच्छा ये सबको मालूम है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स होता है, ये तो सबको मालूम है बच्चों, है ना। रिएक्टेंट्स एंड केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल चेंज हुआ तो रिएक्टेंट्स बिकम प्रोडक्ट्स, ये भी सबको मालूम है। ओके, अच्छा तो रिएक्टेंट साइड पे ना 2 चीजें होती है, ठीक है ना। रिएक्टेंट साइड पे ध्यान से देखना जरा, देयर आर 2 थिंग्स बेसिकली ऑन द रिएक्टेंट साइड। One is substrate, the other is reagent. Substrate, reagent। Substrate मतलब वो जिस पे रिएक्शन हो रहा है, जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल, शुरुआती मटेरियल जो है आपका, जिस पे आपको रिएक्शन कैरी आउट करना है, वो आपका सबस्ट्रेट। क्लियर? रिएजेंट वो जो आप डाल रहे हो उस रिएक्शन को कराने के लिए। ध्यान से सुनना, सिंपल हिंदी में समझाऊं तो सबस्ट्रेट जिस पे रिएक्शन हो रहा है, रिएजेंट जो रिएक्शन कर रहा है। समझ में आई बात? फिर से सुनना, सबस्ट्रेट वो है जिस पे रिएक्शन हो रहा है, रिएजेंट वो है जो रिएक्शन कर रहा है। क्लियर है ना। तो यहां पर वो लोग ने केमिस्ट्री में डिफाइन कैसे किया, साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे डिफाइन किया है, सबस्ट्रेट इज द वन दैट प्रोवाइड्स कार्बन फॉर द न्यू बॉन्ड। यानी कि देखो जब भी रिएक्शन होता है तो बॉन्ड, एक रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट का बॉन्ड बनेगा। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, है कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि रणवीर का इसके अनुष्का के साथ ब्रेकअप होगा तो ही तो दीपिका के साथ शादी होगी। ऐसे ही हाल है यहाँ पे भी भाई। तो जब भी कार्बन का एक बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। तो जो पुराना सप्लायर है कार्बन का वो कौन है? आपका सबस्ट्रेट। जो ये चेंज लाता है, द वन दैट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इज कॉल्ड रिएजेंट। जो रिएक्शन कॉज कर रहा है वो क्या है? रिएजेंट। प्रोडक्ट साइड पे भी 2 होते हैं ना, एक तो होता है आपका मेन प्रोडक्ट, एक होता है मेन प्रोडक्ट, इसको आप मेन प्रोडक्ट, प्रिंसिपल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट भी बोलते हो, और दूसरा होता है बाय प्रोडक्ट। सुना होगा सबने ये स्कूल लेवल पे भी, एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बस इतना सिंपल चीज है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। रिएक्टेंट साइड पे 2 अलग अलग चीजें, सबस्ट्रेट, रिएजेंट। प्रोडक्ट साइड पे 2 अलग अलग चीजें, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। क्लियर हुई बात? तो देखते हैं यहाँ पे, द अदर रिएक्टेंट विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इज कॉल्ड रिएजेंट, है ना। डेफिनेशन है, मार्क करके रख लो, ठीक है। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट सम अदर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, दीज आर कॉल्ड बाय प्रोडक्ट्स। जो मेन प्रोडक्ट है वो तो प्रोडक्ट है, जो बच गए वो बाय प्रोडक्ट है। एक एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा, मीथेन प्लस क्लोरीन गिव्स मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। तो मीथेन पे रिएक्शन हो रहा है तो मीथेन सबस्ट्रेट, क्लोरीन उस पे आके रिएक्शन कर रहा है तो क्लोरीन रिएजेंट, मिथाइल क्लोराइड बन रहा है तो वो प्रोडक्ट, और HCl साथ में एम ही बन गया तो वो बाय प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आई? सिंपल है। ओके, अभी ये केमिकल रिएक्शन हो कैसे रहा है बच्चों? तो ये हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग के प्रोसेस से। पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ फिर बॉन्ड बना, मैंने एग्जांपल दिया ना, वही अनुष्का दीपिका। पहले बॉन्ड टूटा, है ना, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड तुमसे ब्रेकअप करेगी तो ये तो दूसरी से शायद हो सकता है कि तुम्हारी थोड़ी दोस्ती हो जाए,
जैसे तुम्हारी होगी नहीं, सारे लड़कों का यही हाल है दुनिया में। बट बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, है ना। हम भी कॉलेज में थे तो हम भी ऐसे सोचते थे, हम अपने आप को हीरो समझते थे बहुत। हमको लगता था ओहो जिस दिन हम कॉलेज जाएंगे तो लड़कियों की लाइन लगेगी हमसे बात करने के लिए। हम 2 साल कॉलेज जाके वापस आ गए, कभी लड़की से बात ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पर भी वही हाल है कार्बन का, ठीक है। वो सिर्फ इसी चक्कर में बैठा है कि एक पुराना बॉन्ड टूटे और एक नया बॉन्ड बने, तब जाके केमिकल रिएक्शन हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चल रहा है। ओके, अगर ये दोनों के बीच में कोई फेज बनता है, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग के बीच में कोई फेज बनता है, तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फेज। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट फेज। इसका मतलब क्या है जरा ये समझते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं ये वाला रिएक्शन ही ले लेते हैं जो एग्जांपल दिया ना टेक्स्ट बुक, CH4, ठीक है। तो मीथेन लिखना है आपने। मीथेन हम लोग कैसे लिखेंगे समझो, इस तरह से। तो इसमें कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। और क्लोरीन का बॉन्ड किसके साथ है? क्लोरीन के साथ। Can you see that on your screen? Now I remove HCl from this. I'll remove HCl, मैंने निकाल दिया। तो अब कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बना? अब कार्बन का बॉन्ड क्लोरीन के साथ बन गया भाई, है ना। अच्छा, जब कार्बन में से हाइड्रोजन निकला था, कार्बन में से हाइड्रोजन निकल गया था, तब कैन आई से, सॉरी एक सेकंड, उस वक्त कैन आई से कि कार्बन का एक वैलेंसी फ्री पड़ा हुआ था, एक बॉन्ड ऐसा फ्री खाली पड़ा हुआ था, यस और नो? तो बीच में एक ऐसा टाइम था, वही मैं ये स्टूपिड एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं हंसी में मजाक में आपको दे रहा हूँ, बट रियल में अगर आप ऐसे कंसीडर करो कि भाई कार्बन का ब्रेकअप हुआ और नए रिलेशनशिप चालू होने के पहले बीच में एक फेज था ना जब वो सिंगल है, यानी कि अभी अवेलेबल, एक बॉन्ड अवेलेबल है भाई। तो इस फेज को अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट फेज। समझ में आ रही बात? और जब क्लोरीन आएगा तो वो नया बॉन्ड बनाएगा, सिंपल, एकदम इजी, है ना। तो इंटरमीडिएट समझना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं। जब पहला वाला पुराना बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बना, उसके बीच में जो कार्बन है वो इंटरमीडिएट है। जो कार्बन की जो हालत है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। अच्छा, आपने ये जरूर देखा होगा कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि ब्रेकअप का, तो कुछ लोग ब्रेकअप के बाद थोड़े से शांत रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, और कुछ एकदम नर्वस हो जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो कार्बन के साथ भी ऐसा होता है, कुछ इंटरमीडिएट स्टेबल होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट अनस्टेबल हो जाते हैं, है ना। कुछ बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो गया चलेगा। कुछ बोलते हैं नहीं भाई ये तो जिंदगी खराब होगी। अभिषेक उपमन्यु का है ना, आंसुओं से पेट भर लिया, है वो वाला हाल हो जाता है उन लोगों का। तो यहाँ पर भी वही है, कार्बन का हाल भी वही है कि भाई या तो कुछ इंटरमीडिएट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं, बट मेजॉरिटी इंटरमीडिएट्स ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। और बिकॉज वो अनस्टेबल होते हैं इसलिए तो वो नया बॉन्ड बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई नया बॉन्ड बनाने के बाद स्टेबिलिटी मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस। तो कार्बन के इंटरमीडिएट्स के बारे में क्लियरली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, कि भाई जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसमें फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर अनस्टेबल स्पीशीज होगा। ज्यादा करके आपको जो इंटरमीडिएट्स है वो अनस्टेबल स्पीशीज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो अनस्टेबल नहीं है तो वो नया बॉन्ड क्यों बनाएंगे भाई? तो नया बॉन्ड बनाना चाहिए। एंड बिकॉज ये मल्टीपल स्टेप्स होंगे, मतलब पहले पुराना बॉन्ड टूटा, फिर इंटरमीडिएट बना, फिर नया बॉन्ड बना, प्रोडक्ट बन गया, तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस की तरह काम करता है। क्या ये दिमाग में गई बात सबके? यस और नो? इजी है ना, सिंपल है। अच्छा, अब अगर हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करें, जरा बॉन्ड ब्रेकिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों, ध्यान से देख। जब बॉन्ड टूट रहा है तो उसके जरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके, आपके पास बॉन्ड है, किसके बॉन्ड है यहाँ पे? कार्बन के किसी के साथ बॉन्ड होंगे,
आप बोलोगे हाँ, बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप के हो सकते हैं। देखो, तो बॉन्ड ब्रेकिंग ओवरऑल अगर हम देखें ना बच्चों, तो दो टाइप की होगी, तो और लॉजिकल भी है। दो टाइप की कैसे हो सकती है देखना, एक होगी आपकी सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग, एक होगी सिमेट्रिकल, दूसरी होगी अनसिमेट्रिकल। आप बोलेंगे ये इसका मतलब क्या है भाई, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? अच्छा, तो ये देखो, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि आयोनिक? कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर किए हुए ना उसने। हमने डॉट स्ट्रक्चर देखा था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में, मैंने उसके लिए रिवीजन के लिए वीडियो भी डाला हुआ है, अगर याद नहीं है तो देख लेना, डॉट स्ट्रक्चर कहाँ कैसे बनाना है बताया। तो हाँ, यहां पर इसने क्या करा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। अब सवाल ये कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो सिमेट्रिकल में ऐसे बोलूंगा कि भाई जैसे तुम और मैं पार्टनर है, आपने और हमने बॉन्ड बनाया, आपने और मैंने बॉन्ड बनाया, 50% आपका कंट्रीब्यूशन, 50% मेरा कंट्रीब्यूशन। जब तोड़ने की बारी आई तो आप अपना 50% ले गए, मैं मेरा 50% ले गया, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बोलेंगे। क्लियर? और अगर ऐसा हुआ कि बॉन्ड ब्रेक करते वक्त है ना, हम दोनों ने 50-50 कॉन्ट्री किया था, लेकिन आप चोर निकले, बॉन्ड ब्रेक करते वक्त आप 80% लेके गए, मेरे को 20% ही दिया, तो इसको क्या बोलूंगा, अनसिमेट्रिकल बोलूंगा। करेक्ट है, लॉजिकल है ना? तो असिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, बोथ आर वैलिड। ठीक है? अच्छा, अनसिमेट्रिकल में भी दो वैरायटी हो सकती है, एक जहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन रख लेगा या फिर जहां पे सामने वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रखेगा। जरा ये भी समझने की बात है। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, और कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है। समझो क्या बोला मैंने, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड। ये तीनों बॉन्ड की खासियत क्या है जरा समझना। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, अच्छा, हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ये बात भी सब लोग अग्री करते हो। एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो सबको मालूम है यार, इतना नहीं पता तो फिर गड़बड़ है। अच्छा, तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब टूटेगा तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा। बात समझ में आ रही है? इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या बोलूंगा, सिमेट्रिकल। क्यों? इवन हुआ ना, ये इवन, एक जैसा, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसको मिला एक इसको मिला, खत्म। अच्छा, जब कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा बच्चों, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा लालची है, क्लोरीन की टेंडेंसी है ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करने की। क्लोरीन की ज्यादा टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, पुल करने की। क्यों भाई? क्लोरीन अच्छा नॉन मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अच्छा नॉन मेटल है, तो उसकी टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो अपना खुद का इलेक्ट्रॉन तो था ही उसके पास, प्लस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, इसलिए नेगेटिव चार्ज है कि नहीं। और कार्बन का जो खुद का इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आई सबके? इजी। अभी कार्बन मैग्नीशियम का जब बॉन्ड होगा तो बताएंगे क्या होगा, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज, है कि नहीं? क्यों? यहाँ पे उल्टा हुआ, मैग्नीशियम अच्छा मेटल है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कार्बन को, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। हेरा फेरी देखिए ना सबने, बाबूराव, परेश रावल, ये लेके जाओ, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, ऐसा वो मैग्नीशियम उसको दे देगा। समझा? इससे क्या समझ में आ रही बात आपको कि कार्बन का जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो तीनों पॉसिबिलिटी है कि एक बार कार्बन न्यूट्रल रहा, मतलब उसके ऊपर चार्ज नहीं है, एक बार वो पॉजिटिव भी बन सकता था, कुछ केसेस में वो नेगेटिव भी बन सकता है। क्या ये बात भेजे में गई? हाँ कि ना? हमारी पूरी कहानी कार्बन की ही है, हमारा हीरो ही कार्बन है भाई। तो कार्बन या तो न्यूट्रल रह सकता था, या तो पॉजिटिव बन सकता था, या तो नेगेटिव बन सकता था।
अच्छा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ये वर्ड आपको पता है, आपको समझ में आ गए, पर यहाँ पर दो बेहतर वर्ड्स हैं जो हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, अब वो बताता हूँ। हम लोग बोलते हैं होमोलाइसिस, होमो मतलब सेम, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना, लाइटिक, लाइसिस मतलब टू ब्रेक। तो होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ होमो मतलब एक जैसा यानी कि सिमेट्रिकल, और हेट्रो यानी कि अनसिमेट्रिकल, एक जैसा नहीं हुआ ब्रेकिंग। क्लियर हुई बात? इसको मैं होमोलाइटिक फिशन भी बोल सकता हूँ। फिशन का मतलब अगेन ब्रेकिंग, होमोलाइटिक फिशन, और इसको मैं बोलूँगा हेट्रोलाइटिक फिशन। तो बॉन्ड ब्रेकिंग की दो वैरायटी आपको क्लियरली समझ में आ गई, होमोलाइटिक फिशन और हेट्रोलाइटिक फिशन। ओके, होमोलाइटिक फिशन से कार्बन का क्या बनता है? होमोलाइटिक फिशन से कार्बन कैसा बनेगा बच्चों? न्यूट्रल बनेगा कि चार्ज बनेगा, क्या लगता है? होमोलाइटिक फिशन से कार्बन न्यूट्रल बनेगा कि चार्ज बनेगा? थोड़ा लॉजिक लगा के सोचिए। ऑफ कोर्स न्यूट्रल बनेगा। अभी आपको हेंस प्रूव करके दिखाया था कि भाई कार्बन को अपना खुद का इलेक्ट्रॉन मिला तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, बोलो हाँ कि ना? तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है? कार्बन फ्री रेडिकल, जो ऐसा दिखता है, C विद डॉट। C विद डॉट का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, C विद सिंगल, एक उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो जो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड में से। यस और नो? वो क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाया? नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लाया, तो नेगेटिव चार्ज नहीं है उस पर। क्या वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया? नहीं, इलेक्ट्रॉन छोड़ के भी नहीं आया, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल है। क्लियर बात? हेट्रोलाइटिक में क्या पॉसिबिलिटीज आपको समझ में आ रही है बताओ? दो। हेट्रोलाइटिक में या तो कार्बन पॉजिटिव बनेगा या तो नेगेटिव बनेगा। करेक्ट बात है बच्चों? तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्या है? कार्बोकैटायन। कैटायन का मतलब सब बच्चों को मालूम ही है ऑलरेडी। कैटायन का मतलब स्कूल में पढ़ा होगा सबने। कैटायन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, पॉजिटिव इज कैटायन, नेगेटिव इज एनायन। जिसको कैटायन एनायन याद नहीं रहता या कंफ्यूज हो जाता है कोई बच्चा अभी भी, तो उसके लिए आसान तरीका बता देता हूं, ऐसे याद रख लेना। एन आयन, अ नेगेटिव आयन इज एन आयन। एन आयन नेगेटिव है तो कैटायन क्या आएगा? पॉजिटिव। बोलो हाँ कि ना? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ट्रिक हर चीज की बताई जाएगी, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, यहां पर होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। कार्बोकैटायन है और कार्ब एनायन है। कार्बोकैटायन कैसा दिखेगा? C प्लस चार्ज। कार्ब एनायन कैसा दिखेगा? C माइनस चार्ज। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बची क्या? बोलो हाँ कि ना? या तो वो न्यूट्रल रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा, या तो नेगेटिव रहेगा। सीधी बात है। अगर सामने जो उसका एलिमेंट जिसके साथ उसने बॉन्ड करा था, लॉजिकल बात है ना, जिसके साथ उसने बहुत बॉन्डिंग की हुई थी बच्चों, अगर वो ज्यादा पॉजिटिव वाला था तो कार्बन नेगेटिव बन जाएगा, है कि नहीं? और अगर सामने वाला एलिमेंट ज्यादा नेगेटिव था, जैसे कि हैलोजन, मैंने एग्जांपल क्लोरीन का दिया आपको अभी, तो कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। और सामने वाला कार्बन के जितना ही पॉजिटिव या नेगेटिव है, और ऐसा एक ही एग्जांपल है हाइड्रोजन, तब कार्बन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? तो भाई ये तो बेसिक आइडिया है। पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे जो नॉन मेटल्स हैं आपके, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना, फिर आपके ऑक्सीजन, सल्फर, वो सारे ग्रुप 16, 17 है ना, नाइट्रोजन, ये सारे कार्बन के कंपैरिजन में कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं।
और उसके लेफ्ट साइड वाले कार्बन के कंपैरिजन में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सिंपल बात है। तो क्या आप गेस कर पाओगे एटलीस्ट कि कौन सा वाला पॉजिटिव बनाएगा, कौन सा वाला नेगेटिव बनाएगा? सिंपल बात है, राइट? तो ये हुआ बॉन्ड ब्रेकिंग का फंडा बच्चों, बॉन्ड ब्रेकिंग का ये हो गया फंडा। बॉन्ड ब्रेकिंग को हम लोग साइंटिफिक भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में बॉन्ड क्लीवेज भी कहते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग का अदर वर्ड क्या है, बॉन्ड क्लीवेज। और बॉन्ड फॉर्मेशन तो बॉन्ड फॉर्मेशन ही होता है, तो ठीक है, ओके। ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग के स्टेप्स जो है ना, उसको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे अब जब से जैसे जैसे हम लोग हायर चैप्टर्स में जाएंगे बच्चों, तो रिएक्शन मैकेनिज्म पे काफी हमारा फोकस रहेगा कि जब बॉन्ड टूटा तो कैसे टूटा, नया बॉन्ड बना तो कैसे बना, है ना। उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी। क्लियर है? बाकी बकवास है वो पार्ट को इग्नोर करना, बाकी जो बचा हुआ पैराग्राफ है वो इग्नोर करो, बकवास है वो। टाइप्स ऑफ क्लीवेज, टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड मैंने ऑलरेडी सिखा दिया आपको, होमोलाइटिक ब्रेकिंग और हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग। होमोलाइटिक फिशन भी बोल सकते हो, फिशन यानी कि ब्रेकिंग, फ्यूजन यानी कि मिलना, फिशन यानी कि टूटना, पता है आपको, ओके। एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारी चीजें समझा दी मैंने आपको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू 1 एटम, अदर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू दी अदर, 1 to 1, अदर टू अदर, मतलब होमोलाइटिक यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा लिख दूं यहाँ पे, होमोलाइटिक के बाजू में लिख दूं क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको समझ में आएगा, यस। और हेट्रोलाइटिक में क्या लिखेंगे बच्चों, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इजी है ना, ओके। चलो लाइन बाय लाइन जा रहे हैं अपन। देखो, मूवमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय अ हाफ हेडेड एरो, वी ऑल्सो कॉल इट अ फिश हुक। पिछली बार आपको हाफ हेडेड एरो का कॉन्सेप्ट समझाया था टॉटोमेरिज्म में, हाफ हेडेड एरो, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हाफ हेडेड एरो से दिखाने का, ठीक है। जहां से आया वो टेल, जहां पे पहुंच रहा है वो हेड, सीधी बात है, वो तो कॉमन सेंस है ना, डायरेक्शन बता रहा हूं। ये सब फालतू चीज है, ये आप रीड कर लेना, इसमें कुछ है नहीं नया, ठीक है। होमोलाइटिक फिजन जब होगा, होमोलाइटिक फिजन जो होगा तो उससे क्या बनेगा, गिव्स राइज टू फ्री रेडिकल, गिव्स राइज टू व्हाट, फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल का मीनिंग क्या है, इसमें सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा होता है बच्चों, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अ फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल जो है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है और बहुत ही रिएक्टिव भी होता है। क्या ये बात समझ में आई? ये स्टेटमेंट को आप अलग कलर से मार्क करना या फिर रेड कलर से अंडरलाइन करके रखना, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जाएगी। Which of the following statements is true about free radicals? तो पहले तो उसके ऊपर डॉट लिखते अपन। What does that dot represent? सिंगल इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फ्री रेडिकल कैसा है, फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, फ्री रेडिकल रिएक्टिव है, फ्री रेडिकल जिसको भी जहां भी मिलेगा उसके साथ रिएक्ट जल्दी कर लेगा। तो इसीलिए यहां पर ए बी का जब होमोलिटिक फिजन होगा तो आप अभी ऐसा लिखेंगे। तो अब आगे से मैं जब बताऊंगा कि फ्री रेडिकल लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, एटम और उसके ऊपर डॉट, इजी। जैसे कि CH3Cl का अगर मुझे फ्री रेडिकल करना है तो CH3 डॉट Cl डॉट, दोनों को इक्वल एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, ठीक है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि सर होमोलाइटिक फिजन होगा कब, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई ये 2 एटम का बॉन्ड को होमोलाइटिक तरीके से तोड़ना है, ये 2 एटम का बॉन्ड को हेट्रोलाइटिक तरीके से तोड़ना है। तो पहला तो हिंट मैंने आपको दे दिया कि आपको चेक करना है कि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है कि ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। पॉजिटिव वाला कौन सा है, कार्बन के लेफ्ट साइड वाला पीरियोडिक टेबल में, नेगेटिव वाला कौन सा है, कार्बन के राइट साइड वाला। पता चल गया ये,
दूसरा तरीका है कि एरो पे क्या लिखा है, एरो पे यानी कि जो रिएजेंट्स लिखे हुए ना एरो के ऊपर, जो कैटलिस्ट लिखे हुए हैं या कंडीशंस लिखी हुई है, एरो पे जो लिखा होता है इसको हम लोग रिएक्शन कंडीशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कंडीशंस। मोस्टली तो एरो पे कैटलिस्ट लिखे जाते हैं, पता ही है आपको, बट अभी जब 11th-12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें आपके कंडीशंस भी सारे के सारे एरो पे ही लिखे जाएंगे, ज्यादातर वैसे ही लिखे जाते हैं ना, ऑफ कोर्स। यस। सो होमोलाइटिक फिशन कब होगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या पेरोक्साइड है और या तो फिर हाई टेम्परेचर है, तो इस केस में ज्यादा करके आपको होमोलाइटिक फिशन देखने मिलेगा। फिर से देख लो, क्या है आपके पास? अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट सब लोग समझते हैं, यूवी लाइट। यस, यूवी लाइट। अच्छा, यूवी लाइट अगर आपके पास ना हो, सपोज आप लैब में रिएक्शन कर रहे हो, उधर आपके पास अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं है, तो क्या चाहिए फिर? तो हाई टेम्परेचर भी चलेगा या फिर डिफ्यूज सनलाइट भी चलेगा। क्या चलेगा? डिफ्यूज सनलाइट भी चलेगा, हाई टेम्परेचर भी चलेगा, ठीक है। या फिर पेरोक्साइड्स भी चलेगा। पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? H2O2, सबको पता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग फ्री रेडिकल या नॉन पोलर रिएक्शंस भी बोलते हैं। नॉन पोलर क्यों? क्योंकि दोनों में जो दो एलिमेंट्स हैं आपके, कार्बन विद व्हाटएवर एटम वाज देयर, उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पोल्स नहीं बन रहे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं बन रहा, नॉन पोलर है, इसमें चार्जेस नहीं हो रहे, इसलिए नॉन पोलर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कार्बन का फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज होता है और उसकी ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री होती है। कार्बन का फ्री रेडिकल कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है और उसकी ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आपने बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो ये लाइन, एक छोटी सी लाइन जो आपको समझ में नहीं आएगी, टेंशन मत लो, तो आगे मैं केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, एंगल्स, ज्योमेट्री सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट ये लाइन अभी मार्क करके रखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव, अगर एल्काइल ग्रुप है तो उनके फ्री रेडिकल कैसे होंगे? तो लॉजिकल बात है यार, एल्काइल ग्रुप के फ्री रेडिकल कैसे होंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आपको अभी आइडेंटिफाई सबको करने आते होंगे, आई एम वेरी श्योर। कैसे करते हैं? देखो, ये डॉट से क्या समझ में आया? फ्री रेडिकल है किस पे? इस कार्बन पे। इस कार्बन पे 1, 2, 3 कार्बन के साथ बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये किस टाइप का है बच्चों? ये टर्शरी टाइप का है। समझ में आई बात? फिर यहां पर देखो, इस कार्बन पे डॉट है, इस पे कितने कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये 1 और 2, तो ये किस टाइप का हुआ? सेकेंडरी टाइप का, ठीक है। और इथाइल देखो, ये कार्बन डॉट, यहां पे सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी। अभी मिथाइल में ध्यान से देखना, मिथाइल में C डॉट है, वो किसी और कार्बन से जुड़ा है क्या? नहीं, तो टेक्निकली क्या मैं उसको 0 डिग्री बोल सकता हूं? टेक्निकली मैं उसको 0 डिग्री बोल सकता हूं। बाय द वे, आपकी बुक में यहां पे लिखा हुआ नहीं है, टेक्निकली मुझे उसको 0 डिग्री बोलना चाहिए मिथाइल को। मतलब मिथाइल जो है प्राइमरी के भी नीचे आता है, समझ में आ गई ना बात? मिथाइल जो है वो प्राइमरी के भी नीचे आता है। इसको जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट गिवन इन द स्टेट, इनफैक्ट इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो बाय द वे, तो हाइफन टू भी उसमें दिया हुआ नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, इट इज कॉल्ड सुपर प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी से भी, मतलब ये क्या, प्राइमरी से भी नीचे आ जाता है ना, ये इसको सुपर प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, मिथाइल को जरूरी नहीं है कि आप याद रखो, आप ऐसे याद रखो 3, 2, 1 फिर मिथाइल। तो ऑर्डर आपके लिए सिंपल हो गया, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 3, 2, 1 फिर मिथाइल। पर मिथाइल सिर्फ मिथाइल लिख के चलेगा क्या? नहीं, किसका लिख रहे हैं हम लोग? फ्री रेडिकल का लिख रहे हैं ना, तो डॉट बनाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? सिंपल। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि क्यों तो पता होना चाहिए ना यार।
हम बोलोगे ठीक है सर, आपने बोला 3 2 1 फिर प्राइमरी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, हमने मान लिया, पर ऐसा क्यों कि 3 वाला ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 वाला उससे कम स्टेबल, फिर 1 डिग्री वाला उससे कम स्टेबल, फिर 0 डिग्री वाला उससे भी कम स्टेबल, ऐसा क्यों? ये सवाल आना चाहिए ना दिमाग में। तो इस पे ऐसा सिंपल आपको याद रखना है कि जब नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स जो जितने जुड़े होंगे उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? यहां पे 3 है, यहां पे कितने? 2, यहां पर कितने? 1, और यहां पर कितने? 0, राइट। तो जितने ज्यादा उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे बच्चों उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसको हम लोग बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, पर एटलीस्ट बेसिक आइडिया आपको आ जाना चाहिए अभी इसको देखकर कि अच्छा जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप लगे हुए उतना स्टेबल मेरा फ्री रेडिकल होगा। क्लियर बात है? सो ऑब्जर्व स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल्स इज 3 2 1 देन CH3। क्लियर है? ओके। इन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, इन द हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, जब हेट्रोलाइटिक यानी कि अनइवन ब्रेकिंग हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बॉन्ड का, तो भाई ऑब्वियस है कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो या तो एक एटम को जाएंगे या दूसरा एटम को जाएंगे। जिसको मिलेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसको नहीं मिलेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें कैसा होगा हेट्रोलाइटिक में? तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को होगा तो इलेक्ट्रॉन्स गो टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसको शौक है इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखने का, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स उसी को मिलेंगे, सीधी बात है। ओके, तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर देखें तो वो कर्व्ड एरो से दिखाया जाएगा। ध्यान से देखना, अकेला इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको दिखाना है, अकेले सिंगल, तो कैसे दिखाना है? हाफ हेडेड एरो। और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाना है तो फुल एरो। दिख रहा है? फिर से देखो, हाफ हेडेड, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर दिखाना है मूवमेंट तो हाफ हेडेड एरो बच्चों। अकेला है ना तो उसका आधा सर है, आधा हेड है। क्या बात समझ में आई? और अगर पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि दोनों जा रहे हैं तो फुल एरो। इजी ना? तो क्या आप देख के बता पाएंगे, एरो देख के आप बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा गया कि यानी 2 इलेक्ट्रॉन गए या 1 इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों? ओके, तो यहाँ पर 4 स्पीशीज बनती है। 4 स्पीशीज को हम लोग आयोन्स बोलते हैं। ऑब्वियसली एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा, राइट? अगर कैटायन बना तो कार्बोकैटायन, यानी कार्बन का पॉजिटिव चार्ज रहा तो कार्बोकैटायन, और कार्बन का नेगेटिव चार्ज रहा तो कार्ब एनायन, राइट? अब अगेन दूसरा ये फंडा कि हेट्रोलाइसिस कब होगा। तो जैसे बताया था, होमोलाइसिस कब हो रहा था? जब आपके पास यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर या फिर डिफ्यूज सनलाइट थी, करेक्ट? या पेरोक्साइड, 4 ऑप्शन है ना? ठीक वैसे ही हेट्रोलाइसिस कभी होएगा? सवाल ये कि हेट्रोलाइसिस कब देखने मिलेगा आपको? तो ये पोलार सॉल्वेंट्स में देखने मिलेगा। किस में देखने मिलेगा? तो वाटर इज अ गुड एग्जांपल of polar solvent. What is polar? What do you mean by polar? Very good. Polar का चार्ज सेपरेशन अगर अपन बोलेंगे तो वो हाई फंडू हो जाएगा, है ना? सिंपल बात बोले तो पोलर मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस यानी कि पार्शियल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, उसको पोलर बोलते हैं। जिस मॉलिक्यूल में पार्शियल चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? पोलर। पानी का स्ट्रक्चर आप बनाते हो H2O, लेकिन हम लोग कैसे देखेंगे उसको? HOH ना, H प्लस और OH माइनस, करेक्ट? तो इसीलिए पोलर बोलते हैं उसको, ठीक है? उसको बोलते हैं पोलर। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे कि सिर्फ OH की अगर मैं बात करूं तो H जो है वो प्लस और O जो है वो माइनस, इस तरह से।
पोलैरिटी होती है बेसिकली। तो जब पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो हेटेरोलाइसिस होएगा। क्या बोल रहे हैं? पोलर सॉल्वेंट होगा तो मीडियम, जो रिएक्शन का मीडियम है उसमें आपने पोलर सॉल्वेंट डाल दिया तो हेटेरोलाइसिस होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर। ओके, अ कार्बन एटम हैविंग सेक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, SEXTET, जनरली प्रोनाउंस्ड एज सेक्टेट। सेक्सटेट भी पढ़ते हैं लोग इसको, इट इज ओके, बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन शुड बी सेक्टेट। ओके, सेक्सटेट भी बोलते हैं लोग इसको, यानी कि सेक्सटेट का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बच्चों? ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट का मतलब अगर 8 होता है तो सेक्सटेट का मतलब क्या रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ कि ना? लॉजिकल। और साथ ही साथ उसके ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। पहले टाइम, पुराने टाइम में उसको कार्बोनियम कहते थे, अब उसको क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकैटायन, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो उसको कार्ब एनायन। कार्बोकैटायन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। कार्बोकैटायन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? दे आर हाईली अनस्टेबल, दे आर रिएक्टिव एंड ऑल दैट। अगेन हियर, कार्बन एटम ऑफ अ कार्बोकैटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बोकैटायन में कार्बन एटम कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन एटम कार्बोकैटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है। pz एटॉमिक ऑर्बिटल वेकेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं अबाउट कार्बोकैटायन। इसको स्टार मार्क करके, मतलब इसको डायरेक्ट रेड कलर से मार्क करके MCQ ऐसा लिख के। क्लियर? कार्बोकैटायंस को भी 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं भाई, ऑब्वियसली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अभी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तो सबको आइडेंटिफाई करने आता ही। अगेन यहां पर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। टर्शियरी पहले आएगा, फिर सेकेंडरी। आइसो और सेक इज द सेम फॉर प्रोपाइल। ये शायद ऑलरेडी 10,000 बार बता चुका हूं। फॉर प्रोपाइल आइसो एंड सेक इज द सेम। यस, बाकी सबके लिए अलग होता है। फॉर प्रोपाइल इट इज सेम। अच्छा, तो यहां पर ये आपका draw it with another color so you understand. ये रहा आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये रहा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये रहा प्राइमरी, और ये रहा सुपर प्राइमरी, यानी कि 0 डिग्री मिथाइल, है ना? That is, stability of carbocations follows this particular order. Again, the order is 3, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? मिथाइल। क्या बात समझ में आई? मिथाइल कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज के साथ। ओके, देन अगर हेटेरोलाइटिक है और उसमें कार्ब एनायन बन रहा है, क्या बन रहा है? कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन कैसे बना? तो कार्ब एनायन ऐसे बना भाई, कार्बन को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। इसका मतलब कि कार्बन किससे बॉन्डेड था? वो ऐसे एलिमेंट से बॉन्डेड था जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल, अगर CH3Z का हाइड्रोलिसिस करें तो CH3 माइनस और Z+ आ जाएगा। करेक्ट? CH3 माइनस और Z+। अच्छा, यहां पर Z जो है वो कोई ना कोई मेटल होता है, जनरली कोई ना कोई मेटल होता है, इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन, मेटल्स इजीली अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, आपको पता ही है। तो वो कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो वो बन गया कार्ब एनायन। अच्छा, कार्ब एनायन के पास ध्यान से देखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
कार्ब एनायन हैज कंप्लीटेड ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बोकैटायन में कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों। कार्बोकैटायन में बाहर कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। पर यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्टेट है। ऑक्टेट है यहाँ पे ना। सो यहाँ पर कार्ब एनायन जो है वो भी अगेन रिएक्टिव है। तो भले फ्री रेडिकल बने, कार्बोकैटायन बने, कार्ब एनायन बने, ये रिएक्टिव तो होंगे थोड़े बहुत ऑफ कोर्स, और ये आगे जाके नया बॉन्ड वगैरह बना के अपने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिनमें हेट्रोलाइटिक फिशन होता है उनको हेट्रोपोलर या आयोनिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, और जो नॉन आयोनिक यानी कि कोवेलेंट वाले या होमोपोलर रिएक्शंस थे, नॉन पोलर रिएक्शंस थे, उनको अपन क्या बोलते थे, और रादर उनमें क्या यूज होता था? होमोलाइटिक फिशन यूज होता था। क्लियर है? ओके, नाउ देयर इज अ टेबल गिवन हियर। आई विल जस्ट पॉज दिस फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड यू कैन पॉज इट व्हाटएवर एंड देन सॉल्व दिस। इस टेबल को आप अभी जो मैंने आपको समझाया पूरा फंडा, उसके बेसिस पे सॉल्व करो। पहला वाला मैं आपको समझाता हूँ तो उस बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। देखो CH3Cu कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड है। मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कार्बन के ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? तो यानी कि अनइवन ब्रेकिंग हुआ और कार्बन का क्या बना? कार्ब एनायन बना। आई होप एवरीबडी गॉट दिस। चलो, तो बाकी आप लोग अभी ये टेबल एक बार कंप्लीट करके देखो फटाफट, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो अगर कहीं पे मिस्टेक होगी तो अपनी मिस्टेक करेक्ट कर लेना। ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करूँ तो ये C6H5O, ये C6H5O, तो 2 मोल बने C6H5O के। अब चेक करो, आया? देखो, हाँ। अच्छा, कहीं पे आपको चार्ज डेवलप होता हुआ दिख रहा है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव बनाया हुआ दिख रहा है आपको? नहीं ना। तो यहाँ पे होमो या हेट्रो? होमोलाइसिस। और बना क्या? होमोलाइसिस से एक ही चीज बनती है, क्या बनता है? कार्बन फ्री रेडिकल। क्या ये बात समझ में आई? इजी है, कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, थर्ड एग्जांपल थी। सो दिस नंबर 1, नंबर तो डाल देते हैं, आलसी लोग है ना ये टेक्स्ट बुक वाले, कम से कम नंबर तो डाल देते यार। चलो कोई गल नहीं, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, क्या बन रहा है थर्ड वाले में, चेक करो। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के साथ बना है कार्बन बच्चों, है कि नहीं? तो कार्बोकैटायन या कार्ब एनायन? कार्ब एनायन, ऑब्वियसली कार्ब एनायन। तो इतना इजी है यार, देख के लिखना है, कार्ब एनायन। अच्छा, यहाँ पर क्लीवेज यानी कि ब्रेकिंग किस तरह का हुआ? जब कार्ब एनायन बन रहा है तो होमो या हेट्रो? हेट्रो। कितना इजी। एवरीबडी डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी यस और नो। यस। नेक्स्ट वाला भी इजी है। क्या बन रहा है बच्चों? सिर्फ कार्बन को देखना है, बाकी सब टाइम पास को देखना ही नहीं है। कार्बोकैटायन, वेरी गुड। सॉरी, कार्बोकैटायन इधर आएगा ना, मैंने गलत स्पेस में लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा होमोलाइसिस, और सॉरी हेट्रोलाइसिस, क्योंकि चार्ज पार्टिकल बन रहा है ना, हेट्रोलाइसिस। लास्ट वाला बच्चों इजी, अगेन कार्बोकैटायन बना है, देख लो, सेम टू सेम। फोर्थ जैसा सेम, फोर्थ और फिफ्थ हेट्रोलाइसिस कार्बोकैटायन, इजी। आई होप नाउ एवरीबडी गॉट दिस, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ऐसा सॉल्व करके लिख देने का टेक्स्ट बुक में, तो क्या अपने को रीड करते हो फिर रिवीजन भी हो जाता है, और सॉल्व करने से अपना कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर रहता है। चलो नेक्स्ट है फंडा अपना इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं, सिंपल बात करनी है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। मैंने बोला कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट दो चीज़ें होती है, रिएक्टेंट साइड पे दो चीज़ें समझाई थी ना स्टार्टिंग में, क्या? एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट बच्चों, है ना।
तो रिएजेंट की दो वैरायटी होती है। रिएजेंट किस टाइप का होता है? रिएजेंट बेसिकली दो टाइप्स का हो सकता है। कौन से दो टाइप्स का होता है रिएजेंट? एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है द वर्ड, अच्छा बाय द वे द वर्ड फिलिक एंड फोबिक ये पता होना चाहिए सबको। द वर्ड फिलिया और फोबिया का मतलब क्या? फिलिक का मतलब लविंग और फोबिक का मतलब तुमको फोबिया होता है किसी चीज का, मतलब यू लाइक इट और यू डिसलाइक इट। फियर और एक्सट्रीम डिसलाइक, ठीक है, एक्सट्रीम डिसलाइक बोल सकते हैं। हेट इज नॉट द राइट वर्ड। फोबिया इज फियर लिटरली मीनिंग। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग है कि नहीं? नाम देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल। आजकल आपकी जनरेशन ये इंस्टा बायो में आप लोग बहुत लिखते हो, आई एम बिब्लियोफाइल, है ना, ये फाइल वो फाइल। और दूसरा एक मैं देखा बहुत बच्चे लिखते हैं क्या, वॉन्डरलस्ट। वॉन्डरलस्ट बहुत, मतलब वॉन्डरलस्ट का मतलब ट्रैवलर जो होते हैं, जो बहुत जो ट्रैवलर, हाँ जो ट्रैवलर वगैरह होते हैं ना, मतलब 16-17 साल के बच्चे लिख रहे हैं वॉन्डरलस्ट। कहाँ जाके आए? लोनावला। मतलब बहुत घुमा है, ओह लोनावला तक जाके आ गए। ठीक है, तो यहाँ बड़े हाई फंडू वर्ड्स में ये भी जोड़ देना, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, लिख देना इंस्टा बायो में, आई एम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बड़े बड़े वर्ड चिपका के। तुम लोग आदत होती क्यों कॉपी पेस्ट मार देते हो? मार दो ये भी कॉपी पेस्ट। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, द वर्ड लिटरली मीन्स बच्चों इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है ना? ओके, इलेक्ट्रॉन लविंग। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों होगा? सोचो जरा, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी कि बहुत होंगे इसके पास? ऑफ कोर्स, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। बोलो हाँ कि ना बच्चों? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसी को तो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत हो, किसको चाहिए ना, और है कि नहीं? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम लोग स्पीशीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। अच्छा, तो ये जनरली पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, ये भी आप दिमाग लगा सकते हो। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये पॉजिटिव होंगे ना। तो जनरली ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? जनरली पॉजिटिव। आसान तरीका है, अगर आपको मैं पूछूं कि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल है ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन चला गया तभी तो पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहा है बेचारा, है कि नहीं? यस बच्चों, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है ना। एटम का न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन कुछ नहीं है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, है ना। तो इसके इलेक्ट्रोफाइल के उल्टा जो है, ऑपोजिट में है, वो है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के सामने क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक, वो न्यूक्लियस लविंग होएगा। वो न्यूक्लियस को ढूंढने निकला है, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने निकला है। सही है? अच्छा, वो न्यूक्लियस को ढूंढ रहा है, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रहा है, मतलब वो खुद कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। बहुत बहुत इलेक्ट्रॉन उसके पास, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पड़े हुए हैं, पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हमारे पास, लेके जाओ यार, कोई बात नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, ऐसा बोल सकता हूं। अच्छा, तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोल सकता था फिर, है कि नहीं? और न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोल सकता था। पर ये सारे अलग अलग टर्म्स रटने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूं। न्यूक्लियोफाइल जनरली नेगेटिव होता है, एन न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, ऐसा याद रख लो। क्या ये बात भेजे में गई? तो जब आपको कोई ऐसे ड्रॉ करके पूछेगा कि भाई बताओ OH माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है, आप तुरंत देख के बता, अच्छा ये तो न्यूक्लियोफाइल है। कैसे? नेगेटिव चार्ज लेके घूम रहा है यार। क्या ये बात समझ में आई?
अब इसमें फंडे आते हैं, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिचनेस कैसे आएगी वो, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में, बट फिलहाल उतना घुसो मत, पहले बेसिक जरा आइडिया ले लो। बेसिक आइडिया क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, ये सबको समझ गया। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या भाई, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, एक्सेप्टर है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है यानी डोनर है। न्यूक्लियोफाइल की पहचान है आपके लिए कि वो नेगेटिवली चार्ज जनरली आपको मिलेगा, जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, X माइनस, कोई भी है ना, वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है बच्चों। कार्ब एनायन क्या होगा, कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज लेके आया तो न्यूक्लियोफाइल हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सीधी बात है। और कार्बोकैटायन क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल हो गई ना बात। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया। अब ये क्यों जानना जरूरी है, अब सवाल ये है सर हम लोग क्यों जाने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो भाई जब आपको रिएक्शन लिखना है तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा रिएजेंट कौन से सबस्ट्रेट को अटैक करेगा आके। मैंने क्या बोला था, सबस्ट्रेट जो है जिस पे रिएक्शन हो रहा है, रिएजेंट वो है जो रिएक्शन कर रहा है, करेक्ट। रिएजेंट क्यों करेगा रिएक्शन, भाई उसको कुछ गरज होगी इसलिए जाके करेगा ना, उसको कोई जरूरत होगी भाई, अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो वो अटैक करेगा। अब समझो आपने ऐसा एक ये ले लिया, आपने लिया इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, इथीन। इसमें याद है मैंने पिछले सेशन में बताया था, ये जो डबल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा और पाई समझाया था पिछली बार बच्चों, तो बड़ा बना देता हूँ ये। तो ये जो येलो लाइन से मैंने बनाया ये वाला, ये आपका पाई बॉन्ड है, समझ लो। एक सिग्मा होता है एक पाई होता है ना, ये सिग्मा ये पाई, और पाई वीक होता है तो पाई जल्दी टूटने के चांस है। तो समझो इसके ऊपर मैंने कार्बोकैटायन का रिएक्शन करवा दिया। क्या कर दिया मैंने, कार्बोकैटायन का रिएक्शन करवा दिया। तो ये कार्बोकैटायन को क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की। वो देखेगा कि अच्छा इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके ऊपर सीधा जंप मारेगा और पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या ये बात समझ में आई है ना। तो इसीलिए तो ये रिएक्शन होगा। अब जब तक उसके पास रीजन ही नहीं है, जब तक रीजन ही नहीं है तो वो रिएक्शन करेगा क्यों भाई। तो रीजन उसके पास कहाँ से आएगा, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, या तो वो डोनेट करने के लिए आएगा या तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आएगा। क्लियर है बात, है ना। मतलब जब तक विलन हीरोइन को किडनैप नहीं करेगा तो हीरो उसको मारने क्यों जाएगा, तो पिक्चर कैसे बनेगा भाई। पिक्चर आगे बढ़ाने के लिए स्टोरी डालना पड़ेगा ना। तो ये तुम्हारा स्टोरी है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी है पूरी, कि कौन आया, क्यों रिएक्ट किया, क्या बना, ये सारी कहानी। अभी हम लोग इस कहानी के किरदार, इनके कैरेक्टर्स को समझ रहे हैं अभी। एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, एक रिएजेंट होगा, एक सबस्ट्रेट होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, वेरी बेसिक। क्योंकि आप कैरेक्टर्स नहीं समझोगे तो आप कहानी नहीं समझ पाओगे, है ना। जो गेम ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर के फैन है वो बड़े खुश हो रहे होंगे, वाह वाह सर एकदम। चलो, पॉलीएटॉमिक इलेक्ट्रोफाइल हैज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम इन इट कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अगर बहुत सारे एटम्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग पॉलीएटॉमिक बोलेंगे, तो जो सेंटर में होता है उसको पकड़ते हैं हम। जो सेंट्रल एटम होता है ना उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलेंगे। वैसे ही ठीक उसी तरह न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। इलेक्ट्रोफाइल हैज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल हैज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, सीधी बात है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, ये एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। इन AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड में एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल कौन है, पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है क्या, नहीं भाई, एल्यूमिनियम यानी कि उसका सेंटर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। क्या ये बात भेजे में गई, ध्यान से देखना। एल्यूमिनियम सेंटर में ना, ऐसे सेंटर कौन है, एल्यूमिनियम। तो पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है क्या, नहीं भाई, जो सेंटर है वो इलेक्ट्रोफाइल है। क्या ये बात समझ में आई। ठीक उसी तरह अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, ठीक उसी तरह अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात कर लूं तो इसमें सेंटर कौन है, सेंटर कौन है बच्चों, ऑक्सीजन है। सेंटर कौन है, बीच में आ रहा है ना ऑक्सीजन, सेंटर ऑक्सीजन आ गया।
और ऑक्सीजन के ऊपर दो ये जो डॉट डॉट बना है ये क्या लोन पेयर, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन फोकट पड़े हुए, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर हुई बात एवरीबॉडी? यस और नो? ये जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये सीधे सीधे एमसीक्यू के लिए पॉइंट है, ये मार्क करके रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज में आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई AlCl3 में एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम है। वाटर मॉलिक्यूल में एक्चुअल न्यूक्लियोफाइल कौन है? पूरा वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है? नहीं, एक्चुअल में ऑक्सीजन है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे को अटैक करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑब्वियसली, सीधी बात है यार। न्यूक्लियोफाइल चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं, इलेक्ट्रोफाइल चाहता है कि न्यूक्लियोफाइल चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, इलेक्ट्रोफाइल चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स ले लूं, राइट? तो यहां पर हमारा ये फंडा कंप्लीट हुआ किसका? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। इसके बाद हम लोग करेंगे अगले सेशन में इफेक्ट्स एंड रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब बेसिकली इफेक्ट्स खत्म कर लेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट से एरोमेटिसिटी समझ में आ जाएगी। सो दैट विल कंप्लीट एवरीथिंग। इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आज वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल और फिर वेरियस टाइप ऑफ इफेक्ट, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कभी भी एक साथ नहीं पढ़ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना, क्योंकि एक दिन में इतने सारे नाम पढ़ोगे ना तो फिर हो गया, फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा। वो राहुल गांधी का मीम नहीं आता, ओके टाटा गुड बाय, वैसा हो जाएगा तुम्हारा। तो इसीलिए इसको इंटेलिजेंटली पढ़ना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आप जब पढ़ रहे हो तो बेसिक चीज़ों में खुद के लिए कन्फ्यूजन्स क्रिएट नहीं करने। आज ये अभी पूरा देख लिया, इसके बाद क्या करेंगे? तुरंत बैठ के आप क्या रिवाइज करेंगे? पहले बुक में जितना मार्किंग दिया उतना पढ़ेंगे और पूरा रिवाइज करके क्या क्या क्लियर कर लेंगे अपने दिमाग में कि कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्ब एनायन क्या होता है, होमोलाइटिक फिशन क्या होता है, हेट्रोलाइटिक फिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। आज मजाक मजाक में 7 नई चीज़ें पढ़ ली आपने, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको आप पक्का कर लो, रादर देन जस्ट ट्राइंग टू हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही टाइम पे। डोंट मेक दैट मिस्टेक। ओके बच्चों?